जो दिखता है ना वो उधार है और जो नहीं दिखता वो वेल्थ है। 70% आईफोन आज लोन पे जाता है। आपके अकॉर्डिंग 3 बड़ी गलतियां लोग कौन सी करते हैं जब बिजनेस अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं? तो स्टार्टअप करने से पहले जिस चीज में आप स्टार्टअप करना चाहते हो पहले वहां 2 साल नौकरी करो। भारत में 90% लोग अभी भी 25,000 से कम कमाते हैं। लोग शुरुआत इन्वेस्टमेंट से करते हैं, मैं शुरुआत इन्वेस्टमेंट से नहीं करता। आपको ये लगता है बढ़िया ऑप्शन है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो? मिडिल क्लास माइंडसेट क्या होता है, पैसा आया उसके बाद वो लायबिलिटीज खरीदते हैं। अमेरिका का तो हमेशा होता है कि अमेरिका में कुछ हैपनिंग हुई सीधा इंपैक्ट मार्केट पर उसका पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मार्केट गिरती है तो वो बेच देते हैं और मैं क्या करता हूँ, जैसे मार्केट गिरती है मैं खरीद लेता हूँ। जब भी मार्केट शॉर्ट टर्म में करेक्ट होती है वो धोखा नहीं है, वो मौका है। मुझे सबसे पहली गलती नजर आती है कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करो। एफडी में वो पैसा डालना चाहिए जो आपकी इमरजेंसी के लिए हो। इस टाइम अगर हम देखें आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड इस वक्त? धार की मार ना बहुत पड़ती है, बहुत बुरी तरह पड़ती है। डेट को क्लियर करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप उतना ही क्रेडिट कार्ड यूज करो जितना आप दे सकते। सर, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसीज, एक बार दोनों का डिफरेंस मैं आपसे समझना चाहूंगी। हेल्थ इंश्योरेंस खर्चा नहीं है, सीट बेल्ट है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो डिजर्व करता है वो राजा बनेगा। जो गरीब माइंडसेट होता है ना वो लॉटरी पे डिपेंड करता है। हर महीने होता है ना कि सैलरी आती नहीं कि आने से पहले ही आपको टेंशन हो जाती है कि आपको कई सारे बिल्स भी पे करने हैं, ईएमआई पे करनी है, और फिर कई बार होता है कि कुछ लोग तो लोन लेकर भी रखते हैं तो आपको फिर उसको भी चुकाना है। अब होता क्या है ना कि लगता है कि इंसान अपने लिए नहीं जी रहा है बल्कि जो कर्ज उसने लिया हुआ है वो उसके लिए जी रहा है, और इसी वजह से वो उसी बोझ के तले दबा रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ तो फिर मैं सेविंग्स कैसे करूँ। ये सारी चीजों के जाल में ही इंसान फंसा रह जाता है। आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि मिडिल क्लास जिस प्रॉब्लम से हमेशा से जूझती है आखिरकार उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उस 50,000 को आपको कैसे पूरा यूज करना है कि आप सेविंग भी कर पाए और आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो पाए और आपके खर्चे भी आप उठा ले। सब कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड के जरिए। आज हमारे साथ है संजय कथुरिया सर, जो टॉप इंडिया बिजनेस और साथ ही फाइनेंस कोच है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इवन सर के लिए तो मैं कहूंगी कि सर से हम जितनी नॉलेज चाहें हम उतना सब ज्ञान पूरा बटोर सकते हैं, और आज मैं कोशिश करूंगी कि हम एटलीस्ट वो चीजें तो कवर करें इस एपिसोड में जो लोग जानना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहले मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यही होती है कि समझ ही नहीं पाते कि हम कैसे इन्वेस्ट करें। इवन 50,000 आज के टाइम में कुछ नहीं है। आप मार्केट में निकलते हो तो आपके 1,000-2,000 ऐसे ही चले जाते हैं। अब इस सिचुएशन में स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। एक सैलरी पर्सन की जब बात करते हैं जिसकी हम ले लेते हैं 50,000 सैलरी, वो आपसे जानना चाहते हैं कि मैं कैसे पैसा बचाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं। देखिए, पहले ना माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। हाँ। 3 तरीके के माइंडसेट होते हैं। पहला माइंडसेट होता है पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की इनकम आई और सीधे की सीधे एक्सपेंस में चली गई। ठीक है, तो जैसे हम दिहाड़ी मजदूर होते हैं, अब उन्होंने दिन का 500 रुपये कमाया, उसी दिन वो खत्म हो जाएगा। उनको खाना खाना है, जो भी करना है, कोई लोग रात को पौवा पी लेंगे, कुछ करेंगे, बट दे विल स्पेंड दैट मनी, जीरो कर देंगे उस पैसे, आया गया। फिर होता है मिडिल क्लास माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट क्या होता है, पैसा आया उसके बाद वो लाइबिलिटीज खरीदते हैं, गाड़ी खरीद लेंगे, आईफोन खरीद लेंगे और उसकी ईएमआई चुकाते रह जाते हैं। तो अब वो इनकम उनके लिए कंपलसरी हो गई है। ठीक है, अगर एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति है तो उसको इनकम नहीं बनी तो वो रात को बिना खाए सो जाएगा, पर इसको अब चाहिए क्योंकि इसको ईएमआई देनी है। हाँ। ये मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो इनकम से लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं। और रिच माइंडसेट क्या करता है, वो इनकम से एसेट क्रिएट करता है, एसेट से पैसिव इनकम क्रिएट करता है और उस इनकम को फिर से एसेट में डालता है, तो उस वजह से वो रिच हो जाता है। तो ये फर्क है पहले तो माइंडसेट का। तो आपने बिल्कुल जब शुरुआत करी यही बताया कि जो है लोग जाके कर्ज के बोझ के तले आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ये है कि मेरे को दुनिया को दिखाना है, मुझे मेरा दुनिया को आईफोन दिखाना है, मुझे घर दिखाना है, मुझे ये सब दिखाना है, जबकि अभी इनकम उनकी इतनी ज्यादा हुई नहीं है। आपने 50,000 का लिया, भारत में 90% लोग अभी भी 25,000 से कम कमाते हैं। 90% लोग, सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो 25,000 से ऊपर कमा रहे हैं। तो 50,000 तो काफी अच्छा नंबर मानूंगा मैं। तो अब आते हैं 50,000 के व्यक्ति को सेविंग कैसे करनी है या इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। तो पहले तो इस बात को समझिए कि हमें लायबिलिटी शुरू में जब हम करियर स्टार्ट करते हैं, हमारी इनकम अभी शुरू हुई, तो लायबिलिटीज मत क्रिएट करिए, क्योंकि लायबिलिटीज आपने सही कहा बैंक का नौकर बना देती है। एक आप नौकरी कर रहे होते हैं और एक बैंक की नौकरी कर रहे होते हैं। तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि अपनी बैंक की नौकरी कितने दिन करते हो आप, तो किसी के पास इसका जवाब नहीं होता। बड़ा सिंपल जवाब है, आपकी ईएमआई डिवाइडेड बाय योर सैलरी इनटू 30।
अगर आपकी EMI 10,000 है, आपकी सैलरी 20,000 है, इंटू 30, यानी 15 दिन आप बैंक के लिए नौकरी कर रहे हो। अगर पट वहीं आपकी 20,000 की तनख्वाह और आपकी EMI 2,000 है, ठीक है, तो आप सिर्फ 3 दिन बैंक के लिए नौकरी कर रहे हो। तो कितने दिन आप बैंक के लिए नौकरी कर रहे हो, ये सबसे कम होना चाहिए। और शुरुआत में पॉसिबल है तो मत रखो, कोई लायबिलिटी मत लो। शुरुआत में ही पहले आप अपनी जो है प्रोटेक्शन करिए। सबसे पहले अपनी लाइफ के रिस्क को समझिए। लोग कूद जाते हैं, या तो वो लोन ले लेंगे या इन्वेस्टमेंट में कूद जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट में भी कहां कूदेंगे, सीधा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने लग जाएंगे, दोस्त से स्टॉक की टिप ले लेंगे, ठीक है, क्रिप्टो में घुस जाएंगे, समझेंगे नहीं क्या है, कौन सा एसेट क्लास किस पर्पस के लिए बना है, कुछ नहीं समझेंगे। सीधा जो दोस्त ने बोला, अरे यार इसमें ना अगले साल पैसा डबल हो जाएगा, डाल दो, भूल गए, अरे यार किया था, क्या चीज है, क्या खरीदा है, क्यों खरीदा है, कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले जब आपकी तनख्वाह आती तो आपको पहले अपनी लाइफ की रिस्क को कवर करना है। और लाइफ के 3 रिस्क है। पहला रिस्क है कि किसी की आमदनी जा सकती है, दूसरा किसी की हेल्थ जा सकती है, और तीसरा किसी की मृत्यु हो सकती है। यही 3 रिस्क है लाइफ में, और कोई रिस्क नहीं है। तो आमदनी जा सकती है, उसके लिए आप इमरजेंसी फंड बना लो। हेल्थ खराब हो सकती है, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। और उसके बाद लाइफ का कुछ हो जाए तो आपके जो भी लव्ड वंस है उनके लिए आप एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो। लोग शुरुआत इन्वेस्टमेंट से करते हैं, मैं शुरुआत इन्वेस्टमेंट से नहीं करता। लोग कहते हैं कि सर आप तो SIP SWP, वो सब बाद की बातें हैं। पहले अपनी लाइफ सीट बेल्ट पहन लो। गाड़ी में बैठे हो, पहले सीट बेल्ट पहन लो। गाड़ी बैठते ही सबसे पहले आप एक्सेलरेटर नहीं दबाते, आप सबसे पहले सीट बेल्ट पहनते हो। तो लाइफ की गाड़ी में भी पहले सीट बेल्ट पहनो। अभी iPhone 17 भी रिलीज हो गया है। हो गया ना? तो आपने सोचा अभी लेने का? मेरे पास iPhone 12 Pro Max है। अच्छा। हाँ, iPhone 12 मतलब तो अगर आप नहीं खरीदेंगे फिर कैसे काम चलेगा सर? भाई खरीदेंगे ना लोग उधार पे। 70% आईफोन आज लोन पे जा रहे हैं, 70% आईफोन आज लोन पे है। तो याद रखिएगा, जो दिखता है ना वो उधार है, और जो नहीं दिखता वो वेल्थ है। आज मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो तो किसी को नहीं पता, ठीक है, तो वो मेरी वेल्थ है। पर मेरे हाथ में कौन सा फोन है, हो सकता है वो मेरा उधार पे। मेरा घर जो है वो उधार पे है, पर दुनिया को दिखता है तो दुनिया खुश होती है। पर मेरे म्यूचुअल फंड में कितना पैसा पड़ा है वो किसी को नहीं दिखता है, तो दुनिया उससे खुश नहीं होती, पर मैं खुश हूं उससे। तो जो दिखता है वो उधार है, और जो नहीं दिखता है वो रियल वेल्थ है। तो कोशिश करिए कि छुपा के रखिए, आराम से बिल्ड करते रहिए। अचानक से एक दिन आपकी इतनी ताकत हो जाएगी कि आप हर नया आईफोन ले पाओगे बिना उधार पे। लेकिन सर एक बात बताइए, लोग आपसे जानना चाहते हैं, आजकल हर दूसरा पर्सन परेशान है, जो नौकरी करता है वो भी परेशान है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो भी परेशान है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आप नौकरी से बढ़िया अपना बिजनेस करिए, नौकरी में आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। ये फॉर्मूला है क्या? फिर बिजनेस में कैसे पैसा बचेगा? देखिए, आप ना पहले अपनी स्थिति समझिए, अपना स्वभाव समझिए। अब होता क्या है कि हमारे को दिखता है यार ये स्टार्टअप हुआ, इसने इतना पैसा बना लिया, इसने इतना पैसा बना लिया, ये देखो। पर क्या आप उस चीज के लिए बने हो? क्या आपका स्वभाव है वो काम करने का? आप आज देख रहे हो 10 साल बाद, 15 साल बाद उन्होंने मेहनत करी और यहां पहुंचे। एक है ना टर्म होता है सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब ये होता है कि जो जिंदा रह जाता है, जो जिंदा रहता है, कथा उसी की गाई जाती है। अब आज क्रिकेट टीम में 11 लोग खेले जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे देश में 11 लोग ही क्रिकेट खेलने आते हैं। 11 लाख लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, उसमें से 11 लोग जो है वो मेन टीम में जा पाते हैं, ठीक है। तो उनकी कथा गाई जाती है कि भाई देखो विराट कोहली जी, रोहित शर्मा जी, सचिन तेंदुलकर, इन सब की कथा गाए, और गानी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। बचे हुए जो लोग हैं वो तो नहीं कर पाए ना, तो उनके लिए क्या? तो इसी तरीके से पहले आप समझिए कि आपका स्वभाव है क्या बिजनेस करने का। क्या आप बिजनेस की अनसर्टेनिटीज को झेल सकते हो? आपका एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, आपका सप्लायर आपके सर पे खड़ा है, आपका कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, आपने माल मंगवाया था, माल आया नहीं, आपका एम्प्लॉय छोड़ गया, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, मार्केटिंग में ज्यादा पैसा चला गया, लॉस हो रहा है बिजनेस में, ये सब झेल पाओगे? तब घुसो बिजनेस में। और इसलिए मैं सबको पहले कहता हूं, किसी को भी स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप करने से पहले जिस चीज में आप स्टार्टअप करना चाहते हो पहले वहां 2 साल नौकरी कर लो। जैसे कहते हैं ना, अगर आपके घर में मर्सिडीज खड़ी हो तो आपको गाड़ी मर्सिडीज पे नहीं सीखनी चाहिए, आपको गाड़ी ड्राइविंग स्कूल में सीखनी चाहिए। बिल्कुल। ताकि अगर ठोक वोक दो तो कम नुकसान हो, क्योंकि जब इस गाड़ी को यूज करोगे और ये ठुक गई तो बहुत नुकसान करेगी। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना जहां भी आप जो भी चीज करना चाहते हो उसमें पहले आप थोड़े टाइम जॉब कर लो, 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, उसके बाद अपना बिजनेस करो, फिर समझो कि आप बिजनेस कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके अकॉर्डिंग 3 बड़ी गलतियां लोग कौन सी करते हैं जब बिजनेस, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले वो पैसा बनाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो पैसा बनाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करेगा ना वो बिजनेस बना ही नहीं पाएगा। आपको ना वो बिजनेस करना चाहिए जिस चीज में आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है, जैसे मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पता थी कि मेरे को फाइनेंस आता है, तो हमने उस हिसाब से अपना जो है क्रिएटर या बिजनेस करना चालू किया, तो हम जल्दी सक्सेसफुल हो पाए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हमें ये काम आता है। तो इसके लिए ना एक इकिगाई मॉडल बनता है। इकिगाई मॉडल ये कहता है कि
what you know, what you love, what the market wants and what the market is ready to pay for. यानी आपको क्या पसंद है, आपको क्या आता है और मार्केट में किस चीज की डिमांड है और मार्केट किस चीज के लिए पैसा देना चाहती है. जब ये चार चीजों का इंटरसेक्शन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइनेंस बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे फाइनेंस आता है, बिल्कुल आता भी है, तो पसंद भी आता भी है. क्या मार्केट में फाइनेंस की जरूरत है? बिल्कुल है. क्या लोग इस चीज के लिए पैसा देने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है. तो चारों चीजें मिल गई. तो शायद मैं नौकरी करता था तब मैं 10 घंटे काम करता हूँ, आज मैं 18 घंटे काम करता हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ 18 घंटे काम करके, क्योंकि ये वो चीज है जो मुझे पसंद भी है और जो मुझे आती भी है. लेकिन जैसे अभी बिजनेस की हमने बात की, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं. अब क्या हो जाता है कि अगर गोल्ड महंगा है तो टेंशन होती है लोगों को, लेकिन फिर वो ये सोचकर खरीद लेते हैं कि आगे और महंगा हो सकता है. तो आपको ये लगता है बढ़िया ऑप्शन है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो? गोल्ड जब भी आप देखोगे वो आपको महंगा ही लगेगा. गोल्ड कभी सस्ता नहीं लगता किसी को भी. गोल्ड सस्ता आपको हमेशा 5-7 साल बाद लगता है. अरे यार तब ले लेते, कोविड के टाइम ले लेते. कोविड के टाइम तो मुश्किल से 40-50 हजार रुपए का था, आज 1 लाख रुपए का 5 साल में डबल हो गया. ठीक है, पिछले साल के शुरुआत में 2025 में 75,000 का था, आज 1 लाख का हो गया. और ये देखो 34% बढ़ गया 1 साल के 8 महीने के अंदर. तो आपको ना हमेशा हाइंडसाइट में, यानी पीछे जाके गोल्ड हमेशा सस्ता दिखेगा, आज के दिन गोल्ड हमेशा ही महंगा दिखेगा. पर आप समझिए गोल्ड जो है ना वो ग्लोबल करेंसी है. पिछले 10 महीने में चाइना ने अपना गोल्ड जो खरीद रही है, चाइना जो गोल्ड खरीद रही है वो बढ़ाते जा रही है. तो आप देखिए कि जो बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेवकूफ तो है नहीं. अगर चाइना की सरकार खरीद रही है, भारत की सरकार खरीद रही है, यूएस की सरकार खरीद रही है, तो एसेट में कुछ तो होगा. और पूरी हिस्ट्री में 2 ही बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड जो है वो क्रैश किया है. सिर्फ 2 बार हुआ है जब वो क्रैश किया, मतलब 30-40% नीचे आ गया. और वो भी ओवरनाइट नहीं आया, उसको टाइम लगा नीचे. तो गोल्ड एक एसेट क्लास है ना, वो थोड़ा सा गद्दा कहता हूं मैं गोल्ड को. मतलब अगर बाकी सब ऊपर नीचे हो गए तो गोल्ड आपको बचा लेता है. और यही गोल्ड ने पिछले कुछ सालों में दिखाया भी है कि उसने उन परिवारों को बचाया जिसने उनको सिक्योर करके रखा हुआ है. तो आज अगर किसी को गोल्ड खरीदना है तो बिल्कुल खरीदिए, पर आप ये मत सोचिए कि आज मैं 1 लाख में खरीदूंगा, कल 1,20,000 में बेच दूंगा. आप इसको ये सोचिए कि मैं इसको 10 साल होल्ड करूंगा और 1 लाख का चाहे उस टाइम 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, जो भी हो मुझे फायदा हो जाएगा. लाइक हम जैसे SIP में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो आप उसको फिर लॉन्ग टाइम के लिए भूल जाओ. बिल्कुल बिल्कुल, वो एक SIP की तरह ही है. देखिए आप बताता हूँ, धनतेरस है, एक अक्षय तृतीया है, वो भी तो SIP है. आप हर साल अक्षय तृतीया पे खरीदते हो, उस टाइम सोचते हो गोल्ड का भाव क्या है? नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता. हाँ, गोल्ड का भाव ज्यादा है तो शायद पिछले साल आपने 5 ग्राम खरीदा होगा, इस साल आप 2 ग्राम खरीद लोगे, यही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. पर आप गोल्ड जरूर खरीदोगे. और इतने सालों से जब आप गोल्ड खरीदते आते हो तो आपके पास ज्यादा गोल्ड हो जाता है, जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है. अभी आपको लग रहा है कि अभी और गोल्ड के रेट्स अभी ऊपर जाएंगे? देखिए, मैं कोई भी एसेट क्लास को शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट नहीं करता. हाँ. क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैं बहुत गलत हो सकता हूँ, पर लॉन्ग टर्म में जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है. क्योंकि गोल्ड जो है वो एक प्रेशियस मेटल भी है और गोल्ड जो है उसकी सप्लाई भी लिमिटेड है. तो जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड हो, जो एक प्रेशियस मेटल हो, और जहां दुनिया की करेंसी गोल्ड के बेसिस पे चलती है, आज अगर इंडिया को करेंसी प्रिंट करनी है तो उसको गोल्ड रिजर्व दिखाना पड़ता है, तब करेंसी प्रिंट कर पाते हैं. तो जो चीज आपका जो करेंसी का बैकअप है वो कैसे नीचे जाएगा? बिल्कुल. अब एक बार फिर से हम आते हैं मिडिल क्लास पर. अक्सर होता है ना, मिडिल क्लास के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, कोशिश भी करते हैं ये लोग कि हम कुछ बढ़िया करें. हम SIP में आजकल लोग इवन बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं. लेकिन एक चीज समझ नहीं आती मुझे कि हमेशा से हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बोला है ये पहले से कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ. मेरे खुद के फादर इस चीज पर बिलीव नहीं करते कि वो SIP में इन्वेस्ट करें. वो कहते हैं भाई बैंक में पड़ा रहने तो वहां ज्यादा सेफ रहता है. तो ये गलत फहमियां क्यों होती हैं लोगों के अंदर? मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये सिर्फ सेविंग्स तक ही सिमट कर क्यों रह जाते हैं लोग? इसको ना मैं कहता हूं कि ऑल और नथिंग अप्रोच. हम लोग या तो बहुत ही रिस्क ले लेते हैं, हाँ, या बिल्कुल रिस्क नहीं लेते. एक जनरेशन होगी बहुत ही रिस्क ले लेगी, वो सब कुछ इसमें डाल दो, क्रिप्टो में डाल दो, या म्यूचुअल फंड में डाल दो, या स्टॉक्स में डाल दो, पेनी स्टॉक्स में डाल दो. और हमारी पिछली जनरेशन होती है सब कुछ FD में रख दो यार. आप है ना, एसेट क्लास को समझना बहुत जरूरी है. अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं क्या रिस्क ले रहा हूं और क्या रिटर्न बना सकता हूं. ठीक है, मैं अगर FD में ले रहा हूं तो मैं क्या रिस्क ले रहा हूं और क्या रिटर्न बना सकता हूं. लोगों को लगता है FD में 0 रिस्क है. FD में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करती. पर क्या FD करनी चाहिए? करनी चाहिए. किस चीज के लिए करनी चाहिए? जो हमारा इमरजेंसी फंड है उसको FD में पार्क कर देना चाहिए, क्योंकि आपको ओवरनाइट अगर पैसे की जरूरत है तो FD से निकल जाता है. म्यूचुअल फंड से आपको 2 दिन लगते हैं, 1-2 दिन लगते हैं पैसा आने को. तो आपको ना किसी को भी सबसे पहले एसेट क्लास समझना पड़ेगा कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, म्यूचुअल फंड में करूं,
डेट में करूं, इक्विटी में करूं, क्रिप्टो में करूं, लैंड में करूं, फ्लैट में करूं, 50 तरीके के विकल्प है हमारे पास आज, क्योंकि मार्केट डिजिटल हो चुकी है, सबके पास फोन पे दिख जाता है सब कुछ। तो क्या मैं इसमें डालूंगा, कितना रिटर्न बनेगा, क्या रिस्क है, ये समझ के निवेश करना पड़ता है। अब हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमारे बड़ों ने एक बड़ा इवेंट सुना कि भाई 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हो गया, फिर केतन पारेख स्कैम हो गया, फिर कुछ और स्कैम हो गया, फिर 2008 का बड़ा क्रैश आ गया जब मार्केट 63% गिर गई, फिर कोविड में 37% गिर गई। तो वो आपको वो 4 एपिसोड गिनाएंगे बार बार। आप जाओगे ना, चलो स्टॉक मार्केट पे पैसा डालते हैं, वो ये 4 एपिसोड गिनाएंगे। अरे 150 साल से स्टॉक मार्केट है और आप 4 एपिसोड गिना रहे हो, बाकी जो 146 साल है उसका क्या हुआ? बिल्कुल, उस टाइम तो मार्केट्स ठीक चल रही थी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो मार्केट्स ने गिरने के बाद भी रिकवर किया। 2008 में कोविड 2008 का जो क्रैश आया उसमें 63% मार्केट गिरी, 3 साल में वापस आ गई। कोविड के क्रैश में 37% मार्केट गिरी, 9 महीने में रिकवर कर गई, और उसके बाद उसने 3 गुने की ग्रोथ दी है। तो आप इतने से डर के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिस कर दोगे। लेकिन कुछ लोग ये भी तो करते हैं ना कि अभी जैसे अभी भी बीच में मार्केट डाउन हुआ, जब हमारा वॉर वाली सिचुएशन आई अमेरिका के साथ। अमेरिका का तो हमेशा होता है कि अमेरिका में कुछ हैपनिंग हुई, सीधा इम्पैक्ट मार्केट पर उसका पड़ता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये सिचुएशन आती है तो लोगों के मन में टेंशन आ जाती है, कुछ लोग फिर पैसा उसमें से निकाल लेते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है क्या? इवन कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि जो मार्केट एक्सपर्ट, मैंने जिनसे इससे पहले भी बात की, वो कहते हैं कि भाई ये बढ़िया टाइम है, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट जब डाउन है तब आप इन्वेस्ट कर लो। आपके अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं इस पर? आकांक्षा जी, आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है कपड़ों का? मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ सर, ऐसा फिर नहीं भी है कोई कोई एक पसंदीदा ब्रांड, कपड़ों का, जूतों का, फोन का, किसी चीज का? एडिडास मुझे चलो एडिडास है। एडिडास अपने शोरूम में लगा दे 30% डिस्काउंट, आप खरीदने जाओगे या छोड़ दोगे? नहीं, ऑब्वियस है खरीदने जाओगे। बस स्टॉक्स भी ऐसे ही हैं। अब अगर स्टॉक चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे पे 30% डिस्काउंट लग गया है, मार्केट्स नीचे हो गई हैं, तो आप दूर क्यों जा रहे हो? आप तो खरीद लो ना उस टाइम पे। तो हम जो वेस्ट वाली चीजें वो तो डिस्काउंट देते खरीद लेते हैं, और जिस चीज में हमें आगे पैसा बन सकता है, ग्रोथ हो सकती है, उस टाइम पे जब वो गिर रहा होता है तो हम बेच देते हैं। तो ये कोई सेंस नहीं हुई ना। और इसीलिए सिर्फ 10% लोग ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाते हैं। 90% लोग स्टॉक मार्केट से पैसा इसी कारणवश नहीं कमा पाते, क्योंकि जैसे मार्केट गिरती है तो वो बेच देते हैं। और मैं क्या करता हूं, जैसे मार्केट गिरती है मैं खरीद लेता हूं। रोज जब मार्केट गिरती है, जो भी गिरता है मैं खरीद लेता हूं। आज गोल्ड गिरा मैं गोल्ड खरीद लूंगा, आज निफ्टी गिरा मैं निफ्टी खरीद लूंगा, आज निफ्टी मिड कैप गिरा मैं निफ्टी मिड कैप खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 10 साल 20 साल का मेरे पास वेटिंग पीरियड है। देखिए, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, पर लॉन्ग टर्म में क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी पे आपको भरोसा नहीं है? आपको पता है विकसित भारत हो रहा है, 2047 तक हम लोग को ग्रोथ लाए। आज 2025 है, 2047 के विजन की बात हो रही है, तो 22 साल तो है ना। तो 22 साल में कुछ तो ग्रोथ होगी आगे जाने के लिए। तो जब भी मार्केट शॉर्ट टर्म में करेक्ट होती है, वो धोखा नहीं है, वो मौका है। उस टाइम पे आपको निवेश करना चाहिए, और वो टाइम का निवेश किया हुआ आपको सबसे अच्छा रिटर्न्स देता है। स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं? ये तो है ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मार्केट गिरा और आप टेंशन में आ जाते हैं। और क्या गलतियां आपको नजर आती है लोगों की? मुझे सबसे पहली गलती नजर आती है कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करो। लोग क्या गलती करते हैं, वो स्टॉक्स खरीदने लग जाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता कि इस स्टॉक को कब खरीदूं कब बेचूं। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गए, बाहर नहीं आ पाए तो मारे गए। इसी तरह इन्वेस्टर एक कंपनी खरीद तो लेता है, एक स्टॉक खरीद लेता है, उसको समझ नहीं आता मैं इसको बेचूं कब, क्योंकि ये उसका काम नहीं है। अगर मैं एक व्यक्ति से पूछूं, किसी ने कोई कंपनी खरीदी, फॉर एग्जांपल किसी ने रिलायंस खरीदा, रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो मैं उससे पूछूं भाई रिलायंस बिजनेस क्या करता है, क्या बिजनेस वर्टिकल्स हैं, कितना रेवेन्यू है, कितना एबिटा है, कितना प्रॉफिट है, क्या प्राइस टू अर्निंग, उसको नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। और मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूं इस बात के लिए, पर जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम घुसे क्यों उसमें? तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश ना करके आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ईटीएफ्स के थ्रू निवेश करना चाहिए, क्योंकि वहां एक एक्सपर्ट बैठा होता है या फिर वो एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, कोई कंपनी अगर डूब भी गई तो बाकी कंपनीज बचा लेती है। अगर एक म्यूचुअल फंड है उसमें 50 कंपनी है और मैं कहता हूं 2 डूब गई, उसमें से खत्म हो गई, तो बाकी 48 तो बचा लेंगी। ठीक है, पर आपने एक कंपनी खरीदी किसी दोस्त के फोन पे और वो कंपनी खत्म हो गई। और ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हुई है, जेट एयरवेज, किंगफिशर, DHFL, DS कुलकर्णी, गीतांजलि जेम्स, ये पिछले 7-8 साल में ये सारी कंपनीज डीलिस्ट हुई हैं, खत्म हो गई हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे निवेश करने जाते हैं, जिस वजह से वो कभी पैसे नहीं बना पाते। स्टॉक मार्केट के इधर अगर हम देखें, एफडीज की अगर हम बात करते हैं, सेविंग अकाउंट्स की तो हम बात कर ही रहे हैं लगातार, आपको लगता है कि एक सेफेस्ट ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए? और फिर अगर ऐसा है तो फिर उसका फायदा है क्या? देखिए,
हर एसेट क्लास का एक पर्पस होता है। हाँ। आपने एफडी की बात करी। हाँ। अब एफडी रिटर्न ज्यादा नहीं देता, पर वो आपके पैसे को सेफ रखता है। आपको कौन सा पैसा सेफ रखना है? अगर आपको सारा ही पैसा सेफ रखना है तो आप याद रखिए आपके पैसे की ग्रोथ नहीं होगी। तो आर यू ओके विद इट? तो वो आपका डिसीजन है। ठीक है भाई, मेरे पैसे सेफ होने चाहिए। अब जैसे मैं एक यंग ओल्ड कपल से मिला, अब उन्होंने ठीक ठाक पैसा बना लिया लाइफ में, अच्छा उनको पेंशन भी मिल गई, ग्रेचुटी भी मिल गई रिटायरमेंट पे, एक 2-2.5 करोड़ रुपए का उनके पास कॉर्पस आ गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला मेरे को और कुछ नहीं करना है, इसकी सिर्फ एफडी करनी है और कुछ भी नहीं करना है। पर अमाउंट 2.5 करोड़ रुपए था, तो 2.5 करोड़ की एफडी भी जो है वो उनको 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए महीने का ब्याज दे देती है, जो उनको घर चलाने के लिए काफी है। उनको बड़ी क्लैरिटी है, मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए, मैं पैसे को कम होता हुआ नहीं देख सकता, और मेरे को 1.25 लाख रुपए महीना काफी है, मैं अपना घर चला लूंगा उससे। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप यंग हो तो आपका तो पैसा ग्रो ही नहीं कर रहा, आप मेहनत करे जा रहे हो, आप कमाई कर रहे हो, आप 20 घंटा काम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, पर आपका पैसा तो 1 मिनट काम नहीं कर रहा है, तो आप जिंदगी भर फिर पैसे के लिए काम करते रह जाओगे, पैसा आपके लिए कब काम करेगा? तो इसीलिए आपको ना ये एसेट क्लासेस के बारे में सीखना चाहिए, कौन सा एसेट क्लास है क्या नहीं है, और एफडी में वो पैसा डालना चाहिए जो आपकी इमरजेंसी के लिए हो, जिससे आपको कुछ इनकम चाहिए हो, तो आपको आप एफडी में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आज एक मिडिल क्लास का पर्सन या कोई भी अगर हम बात करते हैं तो आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट को लेकर आपने बताया, म्यूचुअल फंड्स को लेकर, एफडीज को लेकर, लेकिन एक आम इंसान आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमें वो ट्रिक बताइए जहां हमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है, बट आपके अकॉर्डिंग बेस्ट क्या है जहां पर एक आम इंसान इन्वेस्ट कर सकता है? चलो इसको ना थोड़ा डीप में आंसर हाँ, करेंगे, ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले तो ना एक आम इंसान जो भी कमाई कर रहा है उसको याद कर रखना चाहिए कि उसका कुछ पोर्शन वो भूल जाए। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे अगर किसी की 25,000 कमाई है तो वो ये माने मैं 23,000 कमा रहा हूँ, वो माने ही नहीं मैं 25 कमा रहा हूँ। कोई 50,000 कमा रहा है वो माने कि मैं 45,000 कमा रहा हूँ, कोई 1 लाख कमा रहा है तो माने कि मैं 90,000 कमा रहा हूँ। और वो पैसा कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना चाहिए, चाहे वो 1,000 रुपया ही हो, क्योंकि वो हैबिट है, 1,000 रुपया नहीं है। कल को जब आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी 5 साल बाद, अगर आपकी हैबिट नहीं हुई ना, आप कोई सेविंग्स नहीं कर पाओगे। तो इससे हैबिट पड़ती है। तो सबसे पहले हैबिट डालिए। आप 10,000 कमाते हैं ना, 200 रुपए की एसआईपी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैबिट डालिए। वो 200 रुपए में कुछ बहुत आप कर नहीं लोगे लाइफ में, ठीक है, बट हैबिट बन जाएगी, क्योंकि जब आपकी तनख्वाह 10,000 से 25,000 होगी तो वो 100 रुपया अपने आप, जो 200 रुपया जो अपने आप 2,000 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हैबिट बनाइए। सेकेंड है, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो इक्विटी मार्केट के अलावा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आपको इक्विटी मार्केट्स में आना ही पड़ेगा, बिकॉज भारत देश ग्रो करेगा तो भारत देश की कंपनीज भी ग्रो करेंगी और वहीं से वेल्थ बनेगी। आज सब लोग ने जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है, कैसे करी है? या तो रियल एस्टेट में पैसा डाल के करी, जहां अपॉर्चुनिस्टिक रियल। अब रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ये, मोटा पैसा चाहिए डालने के लिए। अब प्लॉट आप देख लीजिए, यहां पे कहीं भी 1 करोड़ से कम का नहीं है, पर एसआईपी आप 250 रुपए से भी कर सकते हैं। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है तो आप 250 से भी एसआईपी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको स्टॉक मार्केट में रहना पड़ेगा। अब डायरेक्ट मत कीजिए क्योंकि आपको आता नहीं है, तो क्या करिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगे। अगर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, 8,000 म्यूचुअल फंड है, ये मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, थीमेटिक, मोमेंटम, समझ ही नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश की टॉप 500 कंपनीज हैं, जिसे निफ्टी 500 बोलते हैं, जिसमें 100 लार्ज कैप आती हैं, 150 मिड कैप आती हैं और 250 स्मॉल कैप आती हैं। हमारे देश में 6,500 कंपनी लिस्टेड है, जिसमें से ये टॉप 500 है। ठीक है। क्या इनमें कुछ गड़बड़ हो सकती है? मतलब चांस कितना ज्यादा कम लग रहा है आपको आकांक्षा जी? 500 बहुत रेयर, बहुत कम होगा, होगा बिल्कुल, बट कुछ बहुत रेयर होगा। 500 में से एक आधी कंपनी ऊपर नीचे हो जाएगी। एक इंडेक्स आता है निफ्टी 500, आप उस इंडेक्स में कोई भी म्यूचुअल फंड का इंडेक्स फंड पकड़िए और उसमें अपनी एसआईपी करनी चालू कर दीजिए और अगले 25-30 साल के लिए भूल जाइए। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। जैसे किसी का बच्चा होता है तो उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उस पर खर्चा करता है। क्या वो ये सोचता है कि 3 साल बाद कि मेरा बच्चा मुझे पैसा देने लग जाए? वो क्या करता है, वो तो 20-21 साल तक पढ़ाता रहता है कि भाई पहले इसको इंजीनियरिंग करा दो, पहले 10th 12th करा दो, फिर इंजीनियरिंग करा दो जी, फिर बाहर भेज के पढ़ाई करवा दो, फिर वो तनख्वाह कमाना चालू करता है। तो आप इस एसआईपी को बच्चे की तरह मानो कि मेरे बच्चे पे पैसा लग रहा है और ये एसआईपी पे भी पैसा लग रहा है। कल को ये बच्चा साथ देना दे, पर ये बच्चा जरूर आपका साथ दे देगा। तो निफ्टी 500 यानी देश की टॉप 500 कंपनीज में आप निवेश कर लीजिए, इंडेक्स फंड के माध्यम से निवेश कर लीजिए, बिल्कुल सर मत खपाइए और लंबे समय तक मार्केट में बने रहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा। इस टाइम अगर हम देखें आपके अकॉर्डिंग, अगर कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड इस वक्त क्या है? वापस वही निफ्टी 500। अच्छा, अगर आपको निफ्टी 500 पे भी नहीं जाना, आपको लगता है जी मेरे को ना देश की
50 कंपनियों पे ही बेट करना है तो आप निफ्टी 50 ले लीजिए, ठीक है। अगर आप रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते हो तो आप निफ्टी स्मॉल कैप में आ जाइए, जिसमें स्मॉल कैप की कंपनीज है। मैं कह रहा हूं आप अब देखिए, आपको खाने में क्या पसंद है आकांक्षा जी? ऐसे राजमा राइस। राजमा। वैसे अब राजमा में आप समझिए, आप तीखा ज्यादा पसंद करती हैं या फीका ज्यादा, मतलब फीका रखती हैं? नॉर्मल रखती हैं। तो नॉर्मल आपका टेस्ट है, ठीक है। मेरे को हो सकता है तीखा पसंद है, किसी और हमारे मित्र को हो सकता है बिल्कुल ही नहीं यार ज्यादा तीखा मत डालना, कुछ भी मत डालना, नॉर्मल से भी कम रखना। हर व्यक्ति का ना टेस्ट अलग होता है, बिल्कुल। उसी तरीके से हर व्यक्ति का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी अलग होता है। कोई ये देख सकता है कि यार कल मार्केट 10% गिर गई तो मेरा भी पोर्टफोलियो 10% गिर गया, नो प्रॉब्लम। कोई देख ही नहीं सकता, कोई ज्यादा देख सकता है, बोले 10% गिरे 20% गिरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अब आप राजमा खाते हो नॉर्मल, मैं आपको एकदम चटकारे वाले बढ़िया लगा के दे दूं तो आप नहीं खाओगी, बिल्कुल। वैसे आपको राजमा पसंद है पर आप नहीं खाओगी, क्यों? क्योंकि वो आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं है। तो इसी तरीके से मार्केट्स में अपने टेस्ट के हिसाब से आइए। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सके तो लार्ज कैप फंड्स में रहिए, अगर आप ठीक ठाक रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप में रहिए, और अगर आपको रिस्क बिल्कुल नहीं समझ आता तो जो मैंने कहा निफ्टी 500 पे टिके रहिए, पर लंबे समय के लिए टिके रहिए। अच्छा, एक बात बताइए सर, जो लोग जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर उनकी एक्स्ट्रा इनकम जॉब के अलावा नहीं होगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल नजर आती है आपको? देखिए, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। मतलब आप सोचिए कि इस पूरे रूम की बिजली अगर एक ही प्लग से आ रही है और मैं वो प्लग खींच दूं तो पूरे रूम की बिजली चली जाएगी, पर अगर यही हर बिजली का तार अलग है तो वहां पे जो कनेक्टेड होगा सिर्फ वही जाएगा, बाकी सब चलता रहेगा। तो आज के जमाने में आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं निर्भर कर सकते, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनानी पड़ेंगी। चाहे आप अपनी स्किल के हिसाब से बना लीजिए, चाहे आप अपने पैसों से बना लीजिए, किसी भी तरीके से बनाइए, पर आपको अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एज सून एज पॉसिबल, मैं नहीं कह रहा पहले दिन से, एज सून एज पॉसिबल क्रिएट करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग, मुझे लगता है कि अभी हमने वैसे स्टार्टिंग में इसी बात का जिक्र किया था कि मुझे 17 लेना है, मुझे ये वाली कार चाहिए या ये चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो मेरे शौक है वो पूरे होने ज़रूरी हैं, भले मुझे लोन लेना पड़ जाए। तो ये सिचुएशन आपको ज़्यादातर किस सेक्टर में नज़र आती है कि लोन लेने की लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है? कुछ लोग होते हैं ना कि अपने शौक पूरे करने के लिए कि मुझे घर खरीदना है, मैं लोन लूँगा भले मेरी जेब में पैसा नहीं है। फिर एक तरफ अगर आपकी सिंगल, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में आपने भी जिक्र किया कि अगर एक ही साइड से आपकी इनकम हो रही है तो फिर पॉसिबिलिटी क्या रह जाएगी। तो ये लोन वाला जो फॉर्मूला होता है, ये किस सिचुएशन में लोगों को इतना ज्यादा मतलब अट्रैक्ट कर लेता है कि वो ये नहीं देखते मेरी माली हालत क्या है? वापस वॉरेन बफेट का एक कोट है कि इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट वांट सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स व्हिच यू ऑलवेज वांटेड। मतलब आप ऐसी चीजें अगर खरीद लेते हो जो आपको नहीं चाहिए, तो जो आपको चाहिए थी वो भी चीजें आपको बेचनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो पहले तो ना आप दुनिया को दिखाने के लिए मत खरीदो। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए खरीद रहे हो ना, तो वैसे भी दुनिया आपको देख भी नहीं रही है, आप चिंता मत करो, नोबडी इज लुकिंग एट यू। आप, सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा मर्सिडीज से उतरता है तो लोग बंदे को नहीं मर्सिडीज को देखते हैं। पर अगर बंदे में ताकत हो, अगर नारायण मूर्ति जी ऑटो से भी उतरेंगे ना तो लोग नारायण मूर्ति जी को देखेंगे, रतन टाटा जी को देखेंगे। रतन टाटा जी नैनो से भी उतरेंगे तो रतन टाटा जी रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया, पर्सनैलिटी बनाई, ब्रांड बनाया, जिसके लिए उन्होंने बहुत अलग से मेहनत करी, बहुत ज्यादा एफर्ट डाला। आप क्या सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं और मैं एक लुई विटॉन की बेल्ट उठा लूं। अब वो बेल्ट 1.5 लाख रुपए की बेल्ट है, बहुत बढ़िया। अब आप 1.5 लाख की बेल्ट पहन तो लिए, उसके बाद आप ऑटो से उतर रहे हो, आप मेट्रो ट्रेन में जा रहे हो और आपका व्यक्तित्व भी नहीं है, नोबडी नोज यू, तो उस लोग समझेंगे ये नकली पहनी हुई है, मतलब असली के बाद भी लोग नकली समझेंगे। पर अगर आपका व्यक्तित्व है और आपने नकली बेल्ट भी पहनी होगी तो लोग उसको असली मानेंगे। परसेप्शन जो है वो ब्रांड से नहीं, आपके ब्रांड से आता है। आप नॉर्मल ब्रांड से नहीं आता, आपके ब्रांड से आता है। तो आप ये सब फाइट में भूल जाइए कि मेरे को नहीं करना है। अब उसके बावजूद भी भाई मन चंचल है, मन तो करता है। मेरा दोस्त खड़ा था लाइन पे, लेके आ गया 17 प्रो मैक्स। तो आप क्या कीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिसे हम कहते हैं गुड डेट वर्सेस बैड डेट। हमें सबको पता है कि अल्कोहल पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में एक बार पी रहा है तो वो काम तो गलत कर रहा है पर कंट्रोल तरीके से कर रहा है। तो अगर आपको भी आईफोन लेना है या ट्रैवल पे जाना है या कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाना है या लुई विटॉन की बेल्ट लेनी है, ये सब करना है, करिए। पर आपकी जो ईएमआई है उस लोन की, वो आपकी आमदनी की 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है तो आपकी 15,000 रुपए की ईएमआई होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो रही है तो यानी कि अब आप गलत स्टेट पे आ गए। तो ये वही हिसाब हो गया
कि अगर आप अल्कोहल पीते भी हो, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर अगर आप पीते भी हो और हफ्ते में 1 पीते हो तो वो कंट्रोल्ड है। पर अगर आप रोज 2 पीने लग गए तो फिर तो आपकी सेहत खराब होगी। तो इसी तरीके से अगर आपका EMI आपकी इनकम के 15% से ऊपर चला गया तो आप परेशानी में आओगे। अब क्या होगा आकांक्षा जी इसमें कि जब एक व्यक्ति 15% का कैप लगा देगा और वो कैप भर गया, मतलब 15,000 उसके जेब से जा रहे हैं, अब 2 ही सूरत में वो अगली चीज खरीद सकता है। पहली सूरत यह है कि पिछली सामान की EMI चुक गई, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप नया खरीद लो। और दूसरी सूरत यह है कि आपकी आमदनी बढ़ गई। अगर आपकी आमदनी 1 लाख से 2 लाख हो गई तो अब 15,000 की जगह 30,000 रुपए का आपके पास बफर आ गया। तो वो तो अच्छी सिचुएशन है कि आपकी आमदनी बढ़ जाए, तो और क्या चाहिए हमारे को। तो बहुत फाइनेंस में ना अगर आप रूल्स बना लो, मनी मैनेजमेंट के रूल्स बना लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम जिंदगी भर नहीं होगी, चाहे आपकी आमदनी 25,000 रुपए महीना हो या 25 लाख रुपए महीना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने अपने फाइनेंस के रूल्स बना लिए। तो सर होते हैं ना कि कई बार अभी जैसे लोन का हम जिक्र कर रहे हैं तो कुछ लोग इस लोन को चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन ले लेते हैं, फिर वो एक और नए ट्रैप में भी तो फंस जाते हैं ना। देखिए लोन, ये इसको हम कहते हैं टोपी घुमाना। हाँ। तो ये टोपी घुमाते रहते हैं और काफी लोगों का जीवन इसी में निकल जाता है, वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। हाँ। आपको अगर आप इस ट्रैप में फंस गए हो ना तो स्टॉप, इमीडिएटली स्टॉप करो पहले तो कि मैं कर क्या रहा हूं भाई। और लोन को कम करने का सबसे पहला तरीका होता है कि अपने कॉस्ट को कम करो। अगर मैं अपनी EMI का कुछ पोर्शन पैसे बचा के ला सकता हूं तो क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं 2 बार स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर कम कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं 1 बार ओला उबर पे जाने की जगह मेट्रो पे चला जाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है। मैं हफ्ते में 1 बार अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूं, मैं महीने में 2 बार जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज करके अगर अपना लोन उतार सकूं। देखिए मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, ठीक है, महाभारत का प्रसंग है। जब ये पांडव गए थे वनवास तो एक बार बड़े थके हुए थे तो एक झील के पास पहुंचे। 5 भाइयों को बहुत प्यास लगी हुई थी, तो शायद नकुल या सहदेव में से कोई सबसे पहले गए। तो जैसे वो पहुंचे पानी पीने के लिए तो यक्ष महाराज आए, उन्होंने कहा पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो फिर पानी पीना। तो उसने माना नहीं, पानी पिया मर गया। फिर दूसरे भाई आए, सहदेव आए, फिर उसके बाद भीम आए, वो भी गए, फिर अर्जुन आए तो अर्जुन ने भी जवाब दिए बिना पानी पी लिया। फिर युधिष्ठिर जी महाराज आए और यक्ष ने बोला देखो ये चारों गए, अब तुम्हारे को अगर इनको जिंदा करना है ना तो मेरे सवालों का जवाब दे दो फिर पानी पी लेना। तो बोलते ठीक है। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, 124 सवाल पूछे, पर उसमें से एक सवाल था कि इस धरती पे कौन व्यक्ति खुश रहेगा। तो ना युधिष्ठिर जी महाराज ने फाइनेंशियल आंसर दिया उस टाइम पे, सोचो 5000 साल पहले। आंसर ये दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो पर वो अपने खर्चों को मैनेज कर सके और उस पर उधार ना हो, ऐसा व्यक्ति खुश रहेगा। कितना सिंपल आंसर है ना। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो, तुम 10,000 रुपए महीना कमा रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर तुम अपने खर्चे 8,000 में निकाल रहे हो और तुम्हारे पे उधार नहीं है, तो आपसे खुश तो कोई है ही नहीं। ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं जिनके इनकम साल की 20-20 लाख रुपए है पर उन पे 1-1 करोड़ के लोन है, 2-2 करोड़ के लोन है। एक दिन उनकी सैलरी नहीं आई, अगले दिन की EMI नहीं भर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में आने से जगह मैं कम कमा लूं, कम में रह लूं, पर मेरे पे उधार ना हो, क्योंकि उधार की मार ना बहुत पड़ती है, बहुत बुरी तरह पड़ती है। तो जो भी लोग ऐसे टोपी घुमा रहे हैं ना, उनको सबसे पहले स्टॉप करना चाहिए, अपने खर्चों को इमीडिएटली 10 to 20% कम करना चाहिए। जो उधार उन्होंने लिए हुए हैं उसमें सबसे महंगा उधार जो है वो सबसे पहले चुकाना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को पता ही नहीं होता उन्होंने किस इंटरेस्ट रेट पे लोन लिए। ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे, मतलब आश्चर्यचकित हो जाओगे, यार ऐसा भी हो सकता है। और उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने लोन किस परसेंटेज पे लिया है, और फिर जो है वो लोन चुका नहीं पाते क्योंकि वो इतना ब्याज दर ज्यादा होती है कि ब्याज ही चलता रहता है, ब्याज ही चलता रहता है, और वो फंस जाते हैं। तो आप रुकिए, खर्चों को कम करिए, लोन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, जो सबसे महंगा लोन है वो सबसे ऊपर लिखिए, उसको सबसे पहले उड़ाइए। अगर आप अपने दोस्तों से कुछ पैसा ले सकते हैं बिना ब्याज के, तो वो लेके सबसे पहले ब्याज वाले जो है उनको उतार दीजिए, फिर अपने दोस्त को पैसा देते रहिए, अगर आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। कल से, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बताई, कल से कुछ लोग चाहते हैं कि हम अब अपना कर्जा उतारेंगे तो हम इन ट्रिक्स को यूज करेंगे और फिर हम अपना कर्ज उतारेंगे जी। लेकिन डेट को क्लियर करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स आपके अकॉर्डिंग क्या है जो कल से ही लोग फॉलो कर लें? रिड्यूस योर कॉस्ट, इंक्रीज योर इनकम एंड रीपे द मोस्ट एक्सपेंसिव लोन फर्स्ट। दैट्स इट। कितना सिंपल है ना। बिल्कुल, लेकिन जरूरी है कि लोग इसको फॉलो करें। रिड्यूस योर कॉस्ट, इंक्रीज योर इनकम एंड, क्योंकि इसी स्टेप्स में सबसे पहले अपनी कॉस्ट कम करो,
उसके बाद जो है इनकम बढ़ाओ, और साथ ही साथ जो सबसे महंगा लोन है उसको चुकाना चालू कर दो। आप बहुत बहुत जल्दी निकाल। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं हजारों क्लाइंट्स के साथ वर्क कर चुका हूं, चाहे वो बिजनेसेस हो चाहे वो इंडिविजुअल्स, और मेरे को तो मेरे काफी फ्रेंड्स लोन का डॉक्टर कहते हैं कि भैया मेरे पास कोई लोन लेके आ जाए कि भैया इतना लोन है, तो मैं उसको 80% टाइम तो बाहर निकाल सकता हूं। 20% टाइम तो हालत ये होती है कि वो तो डॉक्टर भी कुछ पेशेंट्स को नहीं बचा पाता क्योंकि हालत ही इतनी खराब होती है, पर 80% टाइम हम उसको बचा पाते हैं। हम देख लेते हैं कि कोई उसके पास ऐसा एसेट तो नहीं पड़ा जो वेस्ट है। अब जैसे हमारे व्यापारी क्लाइंट थे, वो आए और उनके पास 3 करोड़ का लोन था, पर उनके पास एक 1.5 करोड़ की शॉप थी जहां उनको भाड़ा आ रहा था 15,000 रुपए महीना, और वो 3 करोड़ पे जो इंटरेस्ट जा रहा था वो जा रहा था 3 लाख रुपए महीना। तो हमने फटाफट वो दुकान बिकवा के उनका लोन माइनस करवा दिया, तो उससे उनको बहुत रियायत पड़ी। तो हम इस तरीके से सोल्यूशंस ढूंढते हैं। तो आप सोल्यूशन ढूंढिए, क्या एसेट बेच सकते हो, कैसे कॉस्ट कम कर सकते हो, क्या अपना इनकम कैसे बढ़ा सकते हो, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली जो सबसे महंगा लोन है उसको पहले चुका दीजिए। बिल्कुल। सर इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरा, ये ट्रैप में लोग कैसे फंस जाते हैं? अब कुछ लोगों को मुझे लगता है कि नहीं पता होता, इवन मैं तो खुद ही कहती हूँ कि भाई मेरे को क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है, मेरे को नहीं रखना क्रेडिट कार्ड, लेकिन कई बार होता है कि लोग यूज करते हैं तो फिर वो उस बोझ के नीचे आ जाते हैं कि वो शायद मुझे लगता है लोन से भी ज्यादा बुरी स्थिति हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो जाता है कि आप फिर उसको नहीं चुका पाते। तो ये वाला जो पूरा ट्रैप है ये क्या है, और फिर कैसे इससे बाहर निकला जाए अगर आप फंसते हैं और आपको लगता है कि वाकई ये ट्रैप है, या आपको उसका यूज करना सही से आना चाहिए? देखो ट्रैप है, उसका प्रूफ है मेरे पास। हाँ। प्रूफ ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज का रेवेन्यू देखो, हाँ। तो 50% से ज्यादा उनका जो रेवेन्यू आता है वो डिलेड इंटरेस्ट पेमेंट से आता है। यानी कि उनकी कमाई कैसे हो रही है? जब आप डिफॉल्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो क्लियर हो गया कि वो एक तरीके से आपको ट्रैप में फंसा रहे। देखिए आप है ना, समझिए इंसान पे जितने भी ड्रग्स बनते हैं ना, मतलब जो दवाइयां बनती है, वो सबसे पहले किस पे टेस्ट होती हैं? चूहे पे। ठीक है, लैब टेस्टिंग चूहे पे होती है, क्योंकि हमारा भी चूहे जैसा ही माइंड है, और खासकर अब तो ज्यादा हो गया। चूहे को पिंजरे में हम कैसे फंसाते हैं? कोई ब्रेड डाल देंगे, टुकड़ा चीज लालच देके, और ठक वो आएगा। यही क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमारे साथ करने की कोशिश करते हैं। भाई लाउंज फ्री एक्सेस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कुछ चूहे स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है ये ट्रैप है, वो खा भी लेंगे और ट्रैप में फंसेंगे भी नहीं, पर उनको भी पता है ज्यादातर चूहे खाने आएंगे और ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आप कौन सा चूहा वो डिसाइड कर लो कि आप साइड से खा के निकल लोगे जितना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे खाने के चक्कर में पड़े तो आप ट्रैप में फंसोगे, पर एक पॉइंट होता है जहां तक खाओगे तो आप ट्रैप में नहीं फंसोगे। तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है कि वो कौन सा पॉइंट है। सेकंड है, पहले ना क्रेडिट कार्ड को समझ लो। मैं एक लड़की से मिला एंड वही प्रॉब्लम चल रही थी कि थोड़ा लोन वोन चल रहा था, तो मुझे बोली सर मैं ना क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू देती हूँ। मतलब ये तो क्राइम है। बोलती क्यों सर? मतलब भाई ब्याज लगता है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगता है। बोलती नहीं सर 3.5% तो लगता है। मतलब तो बोलती हाँ मेरे को एफडी में तो 7% मिलता है और यहाँ मैं 3.5% देता हूँ। मतलब अरे यहाँ पे तुम्हें महीने का 3.5% देना है, यहाँ साल का 42% देना है। अब आप सोचो क्या प्यारी मार्केटिंग की हुई है कि उस लड़की को ये तक नहीं पता कि वहां उसको 7% साल का मिलता है और यहाँ उसको 3.5% महीने का देना है। उसको नहीं पता था, तो वो मिनिमम ड्यू दे ही जा रही है और बोल रही है सर मैं तो दे रही हूँ मिनिमम ड्यू, पर मेरा कम ही नहीं हो रहा। कैसे होगा भाई, तुम 3.5% महीने का ब्याज दे रही हो। सो आपको पहले ना जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो उसको समझो तो सही। अरे हम जब घर के लिए सब्जी खरीदने जाते हैं ना 50-100 रुपए की, तो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यार फ्रेश है कि नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, समझ लेते हैं। आप यहाँ क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आपको सूझबूझ ही नहीं है, लाखों रुपए आप डाल देते हो। कुछ चेक कर लो ना, थोड़ा 5 मिनट सवाल पूछ लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तो ये परेशानी है कि आप मिनिमम ड्यू देते हो। आप मिनिमम ड्यू मत दो, आप उतना ही क्रेडिट कार्ड यूज करो जितना आप दे सकते हो, और लिमिट का 30% से ऊपर मत यूज करो। 1 लाख की लिमिट है तो 30,000 से ऊपर मत यूज करो। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो क्रेडिट कार्ड आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, मैं मानता हूं। बट अगर आप इन रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो वो ऐसा दुश्मन है ना जो आपको अपने चंगुल से बाहर नहीं निकलने देगा, कभी भी नहीं निकलने देगा। फिर आप डिफॉल्ट करोगे, फिर आपका सिबिल खराब होगा, फिर आप ओटीएस करोगे, वन टाइम सेटलमेंट करोगे। वन टाइम सेटलमेंट तो करना ही नहीं चाहिए, उसके बाद जिंदगी में आपको लोन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक उनको बोलता है चलो आप एक काम करो, आपके पास 1 लाख का उधार हो चुका है, आप दे रहे नहीं थे, आप 20,000 में सेटल करो। खुश हो जाते हैं, चलो 20,000 में सेटल करते। उसी दिन आपने अपने क्रेडिट स्कोर की हत्या कर दी है। अब आपको लोन नहीं मिल सकता इसके बाद, क्योंकि आपने सेटलमेंट कर लिया। और हमारे यहाँ देश में अगर किसी ने सेटलमेंट कर ली उसको दोबारा लोन नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें सीख लो ना, सीख लो, समझ लो, उसके बाद डिसीजन लो।
लेकिन सर कुछ लोग तो फिर 2-2 3-3 क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं, और मतलब वो तो मुझे लगता है इससे भी ज्यादा फिर डेंजरस हो जाएगा लोगों के लिए। देखिए, मैं वापस आता हूँ, मैं खुद ही 3-4 रखता हूँ। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 10-20 रखते हैं, पर वो इंटेलिजेंट यूजर है, उनको पता है कौन से पॉइंट पे रुकना है। देखिए, मन चंचल है, वो हर चीज आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड है और आप शॉपिंग इसमें हैं, दुकान में है, तो आपका स्वाइप लगना तय है। पर अगर आप अपना सूझबूझ इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा अपने पे रिस्ट्रेंट लाएंगे, तो डेफिनेटली आप बच जाएंगे। अब उसकी वजह से मैं इंस्ट्रूमेंट को खराब बोल दूं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। डेफिनेटली वो इंस्ट्रूमेंट बना थोड़ा सा माउस ट्रैप की तरह है, और उसके फायदे भी हैं, वो आप फायदा लेना जानते हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस लोग ना बहुत इग्नोर करते हैं। ओहो, मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? ऐसे लोगों को एक बार हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए और उनका मेन्यू कार्ड पढ़ लेना चाहिए। जाके देखना चाहिए हार्ट सर्जरी कितने में होती है, या फिर एक छोटा सा आपका जो है अगर नी सर्जरी हो जाए कितने में होती है, कोई छोटी चोट पे बैंडेज लग जाए तो कितना पैसा लग जाता है। एक बार उनको चले जाके चेक कर लेना चाहिए अपने आप, अगले मिनट आके हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। कल मैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में गया था, रिटर्न फाइलिंग सीजन चल रहा है, तो उन्होंने बोला सर हमारे बच्चों को थोड़ा एड्रेस कर दो, यंग हैं सारे 20-21 साल के। तो मैं गया, मैंने पूछा किसके के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मुश्किल से 70 में से 5-10 बच्चों ने शायद हाथ उठाया होगा, बाकी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और ये इनका नहीं, पूरे देश का। और ये तो वो बच्चे हैं जो सीए में अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका ये हाल है कि वो लोग नहीं फोकस करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। वो क्या कंपनी ले देगी, अरे कंपनी दे तो देगी, पर जिस दिन तुम कंपनी से जाओगे उस दिन ले भी लेगी, वापस भी ले लेगी। और उस दिन समझो आपने कंपनी ज्वाइन की, आप 22 साल के थे, आपने 10 साल वहां काम किया, आप 32 साल के हो गए, आपके पास तब तक तो थी हेल्थ इंश्योरेंस, अब 32 पे आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब आप बोलो मैं तो अपना काम करूंगा या करूंगी, अब 32 पे आप बोलो अरे मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं, वो तो कंपनी की थी। अब आप गए हेल्थ इंश्योरेंस लेने, अब आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो भाई क्यों ऐसे कर रहे हो? आज ले लो हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस खर्चा नहीं है, सीट बेल्ट है, डालनी जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट में ऐसा जाओगे ना वापस नहीं आ पाओगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, मिनिमम 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस अब आपके पास होनी चाहिए। अब तो सरकार ने जीएसटी भी 0 कर दिया उस पर, तो आपको उस पर प्राइस बेनिफिट भी मिल जाएगा 22 सितंबर से। तो आप बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, पहले लीजिए, और उसको खर्चा मत मानिए, ठीक है। आप समझिए कि भाई हमने स्विगी जोमेटो से एक ऑर्डर कर लिया, या फिर हमने एक बार ओला उबर, या हम लोग एक बार हफ्ते में रेस्टोरेंट चले गए, मूवी देखने चले गए, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। उतना ही खर्चा है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं है। 27 से 30 रुपए दिन का खर्चा है, 2 चाय का खर्चा आज, ठीक है। तो प्लीज उस हिसाब से करिए, बट हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। सर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसीज, एक बार दोनों का डिफरेंस मैं आपसे समझना चाहूँगी। और एक और चीज़ इसमें इंक्लूड करूँगी, जैसे अगर मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड करा दिया जाता है, कई बार कई ऑफिस में नहीं होता, लेकिन अगर मैं ऑलरेडी ऑफिस की साइड से उसका यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी दूसरी तरफ आपको लगता है कि पर्सनली भी ज़रूरी होता है लेना, या फिर आप उसमें जो जो आपको वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं उन सबको समझें और फिर उसके बाद बेटर ऑप्शन रहेगा, फिर हम डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम सेम चीज है, बस उसका नाम चेंज हो जाता है, तो ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में। सेकंड चीज ये है जो आपने पूछा, वो यही जवाब रहेगा कि आपको आपकी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप जॉब छोड़ोगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस 0 हो जाता है। सिर्फ जो CGHS एम्प्लॉयज होते हैं, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए वो लाइफ लॉन्ग होता है, तो दे कैन अवॉइड, अगर उनके लिए लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है इस चीज का। जैसे मेरे फादर ONGC में, तो उनको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है इस चीज का, तो उनके लिए उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द कंपनी टेक्स केयर ऑफ हिम टिल डेथ, तो वो सेफ है इसमें। बट अगर मैं हूं तो मेरे पास तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और जितना जल्दी हो उतना अच्छा। सर जैसे अभी क्या है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइक रेंट पे कुछ लोग रह रहे हैं, और सोचते हैं कि रेंट तो हम पे कर ही रहे हैं, इसकी बजाय हम एक काम करते हैं, ये फ्लैट खरीद लेते हैं, फिर हम इसी का जितना भी हम रेंट पे कर रहे हैं वही हम इसकी EMI पे कर देंगे। आपको लगता है वो फॉर्मूला ठीक रहेगा लोगों के लिए? देखिए, वो लॉजिक ही गलत है। हाँ, क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं, हाँ, उसकी रेंट और EMI में एटलीस्ट 4-5 गुने का फर्क होगा। जो रेंट होगा वो EMI का 1/4 या 1/5 होगा, बिकॉज EMI जो है वो कटेगी करीबन 9-8% के हिसाब से, और रेंटल यील्ड इंडिया में 1 to 2%, मैक्सिमम 3% होती है। तो इन दैट केस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उस घर का रेंट और उस घर की EMI सेम हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कुछ कंट्रीज में पॉसिबल है, जैसे दुबई में पॉसिबल है, वहां पे ऐसे होता है कि आपका जो रेंट होता है और EMI होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है।
तो वहां पे ये लॉजिक समझ आ जाता है कि चलो ठीक है, जिस घर में मैं रेंट दे रहा हूँ, क्या ही रेंट दे रहा हूँ, अच्छा तो मैं वहां पे ईएमआई दे दूं। पर जहां आपका रेंट और ईएमआई 4 गुने का फर्क होने वाला है, तो और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप यंग हैं, अभी आपको क्लैरिटी नहीं है आप यहां पे रहोगे नहीं रहोगे, करियर में आगे क्या करना चाहते हो, तो क्यों अपने आप को बांध रहे हो 25 साल के लोन के लिए? 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। और मार्केट इस टाइम पे ना लोग समझ रहे नहीं है कि लोग अब है ना ईएमआई दे नहीं पा रहे हैं। बैंगलोर में इस टाइम पे फर्स्ट चेक डिफॉल्ट हाईएस्ट चल रहा है, मतलब बंदे ने लोन लिया, पहला ईएमआई नहीं दे पा रहा। उसके अलावा हर 10 में से एक घर जो है इस टाइम पे उस पे होम लोन पे डिफॉल्ट चल रहा है। तो आप 25 साल का कमिटमेंट बांध रहे हो, 25 साल का। अब आप रेंट पे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका घर 40,000 रुपए का रेंट, उदाहरण दे रहा हूं, आपको लगता है यार अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, जॉब में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप 20,000 के घर में इमीडिएटली शिफ्ट हो सकते हैं। पर अगर आपने ईएमआई ली है तो आप नहीं शिफ्ट हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। अच्छा, आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो गई तो आप 40,000 के घर से 60,000 के घर पे भी आ सकते, ठीक है। पर अगर आपने एक बार घर ले लिया, फिर उसको सेल करना, फिर उसको रीबाय करना बहुत बड़ा हेडेक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही 7-7, 8-8% आ जाती है। तो इसीलिए मैं जब जनरली लोग यंग होते हैं उनको मना करता हूं कि आप घर मत लीजिए, अभी आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, पर अभी शुरू में घर मत लीजिए। जब एक बार आप स्टेबल हो जाएं तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है ना सर, हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है। अभी अगर हम देखें, अभी भी आपने जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि हम लोग कितना अर्न करते हैं ये हमारे सामने है। अब इस सिचुएशन में घर खरीदना तो मुश्किल हो जाएगा ना फिर ऐसे तो आज कौन सा आसान है? हाँ। देखिए आज कौन सा आसान है कि आज अगर आप देखें तो दीपक पारेख जी जो एचडीएफसी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था आपका घर जो है आपकी आमदनी के 5 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या आज एक आम आदमी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये सब जगह रहता है, वो आमदनी के 5 गुने में घर खरीद पाएगा? अब आप सोचिए, अगर ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों पे 1-1 करोड़ का घर है तो उसके लिए 20 लाख की इनकम चाहिए साल की। कितने लोगों की साल की 20 लाख की इनकम होती है? बहुत कम लोग। बिल्कुल। तो ये जो घर है ना, ये बिके 2020, 2022, 21 में बहुत तेजी से बिके, ठीक है, क्योंकि उसके उस टाइम शायद इनके प्राइसेस कम थे तो थोड़े से ज्यादा बिक गए उस टाइम। पर अब वो परेशानी दिखने लग गई है। अच्छा, हुआ क्या, 2020 में बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स को जो कोडिंग में जा रहे थे उनको बहुत अच्छी सैलरीज लगी। स्टार्टअप्स ने जम के सैलरी 5-5 गुने का जम दिया, 5% का नहीं, 5 टाइम्स का। किसी की तनख्वाह 3 लाख है तो उसको 15 लाख कर दिया। अब वो लोग एआई के आने की वजह से वो रिडंडेंट हो चुके हैं, तो अब उनका जॉब बाय बाय टाटा हो रहा है। अब उन्होंने तो लोन ले लिया, 15 लाख के हिसाब से घर ले लिया, 15 लाख के हिसाब से 75 लाख का घर ले लिया, और 75 लाख के घर की ईएमआई जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 50-60 हजार रुपए होती है। तो ठीक है, 50-60 हजार रुपए देते रहेंगे ईएमआई, क्या प्रॉब्लम है? अब कमाई नहीं बची, खत्म हो गई, तो वो डिफॉल्ट करेंगे। तो ये एक इकोनॉमिक साइकिल है। तो इसलिए हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर हम घर जब भी अफोर्ड कर सके हमें लेना चाहिए, जब अफोर्ड कर पाए। अफोर्ड कर मतलब बड़ा सिंपल है, आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे होने चाहिए। अगर आप 1 करोड़ का घर लेते हैं तो 20 लाख रुपए तो आपके पास डाउन पेमेंट होना चाहिए। 80 लाख का लोन लेंगे तो 80 लाख के लोन में करीबन आपका 65,000 का ईएमआई आएगा। तो 65,000 की ईएमआई के लिए आपका जो इनकम होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 लाख रुपए महीना होना चाहिए। तो आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और घूम फिर के वही क्वेश्चन आ जाता है। ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना आज के फेज में। मुझे लगता है आईटी सेक्टर में जो लोग रहते हैं, या फिर आप एक बड़े बिजनेसमैन को ले लीजिए, उसके लिए तो फिर ये इजी है ना। अब आम लोग तो बहुत मुश्किल, आम लोगों के लिए तो हो जाएगा ये। बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा। क्या कर सकते हैं? आप अपनी आमदनी बढ़ाइए, और क्या तरीका है? देखिए लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं 25,000 में सब कुछ कर लूं। अरे कैसे कर लोगे 25,000 में सब कुछ? महंगाई बढ़ी है उसमें, और बढ़ती रहेगी। आप ये सोचो महंगाई आज के बाद नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। आपको अपनी इनकम बढ़ानी है भाई, आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है। आप ये क्यों सोच रहे हो मैं जिंदगी भर 25,000 पे रहूं और मेरी आमदनी ना बढ़े, और बस सरकार ऐसा कुछ मैनेज कर ले कि पेट्रोल वही 70-80 रुपए में मिले, दाल वही 40-50 रुपए किलो में मिले? ऐसे नहीं होगा। और अगर आप इस भ्रम में हो तो बिल्कुल कुछ, मतलब फिर तो आप ही की गलती है। अब वो कहता है शतुरमुर्ग मुंडी नीचे डाल के बैठा रहे और बोले आंधी नहीं आई, तो ऐसा थोड़ी हो गया। आंधी आ गई। तो आपको अपनी आमदनी बढ़ाते रहो, मेहनत करो, स्किल सीखो। भाई मैंने कोई आदमी नहीं देखा जिसने मेहनत करी और जो हारा हो। बिल्कुल। ये हो सकता है कि हाँ 1 साल की जगह 2 साल में रिजल्ट आ गया, 3 साल में आ गया, पर आता जरूर है रिजल्ट। तो इतनी मेहनत करो कि मेहनत को भी शर्म आ जाए, इसको देना ही चाहिए। हाँ नहीं, वो लोगों को नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, घर पे जाना है, रात को 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखना है। मतलब तो जिंदा लाश की तरह पड़ जाते हैं ऑफिस से घर जाके। कोई उनमें ऊर्जा नहीं है कि भाई मैं कल के लिए क्या नया सीखूं, क्या नया करूं। अब एआई आ चुका है, एआई में क्या सीखूं, मैं अपना काम कैसे आसान। एआई रिप्लेस कर देगा अगर आपने एआई नहीं सीखा तो। फिर उसके बाद आप बोलोगे मेरे तो 25,000 भी नहीं बची तनख्वाह।
अब कैसे घर लूं कैसे ले लोगे यार? बिल्कुल, और वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर जेनजी की जब बात करते हैं, आपको लगता है क्या कि जेनजी इतनी मेहनत कर पाएंगे? वो ये लोग तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने पता नहीं शायद इनके सामने बहुत मेहनत कर ली होगी, मुझे ऐसा लगता है। इन लोगों को तो सब कुछ बना बनाया पका पकाया चाहिए। तो पॉसिबल है क्या फिर आने वाले टाइम में अगर यही सिचुएशन रही तो? देखिए आजकल बड़े मीम्स भी चलते हैं जेनजी के कि वो ऑफिस में टाइम पे आएंगे, हाँ। टाइम से जाएंगे, मेंटल इश्यूज है, ये है वो है। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। एक बार ना दुबई के शेख से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या प्रोग्रेस होगी? तो बोलते देखो मेरे जो दादा ये लोग थे वो ऊँट पे चलते थे। मेरे फादर ने मेहनत की तो मैं मर्सिडीज पे आ गया। मैंने मेहनत करी तो हम और ऊपर चले गए, रेंज रोवर में चले गए, रोल्स रॉयस में चले गए। पर हो सकता है मेरा बेटा वापस हमारे को ऊँट के ज़माने में ले जाएगा। बिकॉज हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट गुड टाइम्स, एंड गुड टाइम्स क्रिएट्स वीक पीपल, एंड वीक पीपल अगेन क्रिएट बैड टाइम्स। तो ये ना साइकिल है। अगर एक जेनजी के पेरेंट्स ने उसको एंटाइटल्ड फील करा दिया है, बोले मेरा बच्चा कोई चिंता नहीं है, तू जॉब को मना करके आ जाना, ना बोल देना, काम मत करना, कल से मुंह पे रेजिग्नेशन मारना, तो वो कैसे झेलेगा? भाई सोने को भी तपना पड़ता है तब वो सोना बनता है, लोहे को भी तपना पड़ता है तब वो लोहा बनता है। तो तपन तो रहेगी। हमने 16 साल करियर में काम किया, बहुत ऊपर नीचे हुआ, बहुत परेशानी हुई, सब कुछ हुआ, पर रहे। आज मैं देखता हूं वो नहीं है, पर आज वो है जो लोग में हंगर है, जो गांव से आ रहे हैं, छोटी जगहों से आ रहे हैं, जहां जिनके पास विकल्प नहीं है, तो वो ओवरटेक कर जाएंगे। दोज हार्ड टाइम्स विल क्रिएट ग्रेट पीपल, एंड वो अपने लिए अच्छा टाइम्स लेके आएंगे। और इंडिया में पॉपुलेशन की कमी तो है नहीं। अगर कोई व्यक्ति आज स्किल सीख ले तो उसको पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, पहले स्किल सीख ले, सीधा जॉब लग जाती है। आज कंपनीज डिग्रीज नहीं देख रही हैं, स्किल्स देख रही हैं। बोले तुम मेरे को ये मत बताओ तुम IIM अहमदाबाद से आए, तुम ये बताओ तुम करोगे क्या, मेरी ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करोगे, मैं यहां पे हूं, मुझे यहां कैसे लेके जाओगे। इस तरह से बात होती है। तो अब आपके लिए वो कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो डिजर्व करता है वो राजा बनेगा। तो जेनजी के साथ ये एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग आ गई कि हम एंटाइटल्ड है भाई, हम ऑफिस गए तो हमारे को वही 9 से 6 चाहिए, कोई एंचवर्ट नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, नहीं तो पापा ने तो बोला है रेजिग्नेशन देके आ जाना, तो ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। जेनजी तो मुझे लगता है कि ये लोग तो ऑफिसेस में भी यही करते हैं, हमारे रूल्स यही है, आपको फॉलो करना है, आप कर लीजिए, माय रूल्स माय लाइफ। हाँ वैसे वाले। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत बर्दाश्त कीजिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि बर्दाश्त करना सीखिए। टॉलरेंस इज नो मोर देयर। लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। प्रेशर होता है, कॉर्पोरेट में प्रेशर होगा, रिजल्ट ड्रिवन होता है, नंबर ड्रिवन होता है कॉर्पोरेट। हम पे भी होता था प्रेशर, हमने झेला, और झेला तो शायद हम बेटर हो पाए लाइफ में। जितना प्रेशर झेलने की कैपेसिटी रखोगे अपने पास, उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अब आप सोचो एक कंपनी का CEO कितना प्रेशर झेलता है, अपने स्टाफ से, अपने सप्लायर से, अपने वेंडर से, अपने कस्टमर से, अपने इन्वेस्टर से। देश का प्रधानमंत्री कितना प्रेशर झेलता है, ऑपोजिशन से, अपने खुद के यहाँ के लोगों से, सबको ही झेलते हैं। पर जो जितना ज्यादा प्रेशर झेलेगा वो लाइफ में उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, कोई एम्प्लॉय रहेगा, कोई मैनेजर बनेगा, कोई जनरल मैनेजर बनेगा, कोई CEO बनेगा, कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। तो डिपेंड करता है आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं। अच्छा सर, ये लोग ना ट्रेडिंग पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, आपको लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है क्या अर्निंग के लिए? देखिए ट्रेडिंग इज लाइक एनी अदर प्रोफेशन और बिजनेस। प्रॉब्लम क्या है कि लोग चाहते हैं कि मैं आज बटन दबाऊं और कल से पॉजिटिव प्रॉफिटेबल हो जाऊं, वो हो नहीं सकता। आप डॉक्टर बनते हैं, आपको 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर 5 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है, फिर भी आप सर्जन नहीं बन पाते। सर्जन बनने आपको 15-20 साल लग जाते हैं। ठीक है, वहां आप टाइम देने को तैयार हो। आप MBA करते हो, उसके बाद आपको पहली नौकरी लगती है, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते हो लाइफ में, वहां टाइम देने को तैयार हो। तो स्टॉक मार्केट में आते ही क्यों आपकी अपेक्षा ऐसी हो जाती है कि भाई कल के कल हमारा डबल हो जाए पैसा। अगर आप ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर की तरह बनाना चाहते हो तो उसको फुल टाइम करियर की तरह परस्यू करो। पहले पढ़ो, समझो, लिखो, उस तरह के लोगों के साथ जुड़ो। अब लोग क्या चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जहां पे बहुत सुंदर से 4 स्क्रीन लगे हुए हैं, कलर लगा हुआ है, और हम बस मारे, यहाँ पे कोई बड़ा सा चार्ट दिख रहा है, बटन दबाएं ग्रीन और हम पैसा बना रहे। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू फेल, यू हैव टू लर्न टू फेल, यू हैव टू लर्न टू बी सक्सेसफुल। ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है। इमोशनल कंट्रोल लाना पड़ता है अपने अंदर, क्योंकि पैसे का खेल है, आपका पैसा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल किया जा सकता है। पर अगर आप किसी भी प्रकार का जॉब, फ्रीलांसिंग, प्रोफेशन, बिजनेस, स्टार्टअप कुछ भी कर रहे हो तो कृपया करके ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आपका अटेंशन हमेशा ट्रेडिंग में रहेगा और आप अपने जॉब में, अपने जो भी व्यवसाय कर रहे हो उसमें आप 100% नहीं दे पाओगे।
आपको 24/7 एक्टिव रहना है, फिर इधर ही ट्रेडिंग अब फिर इधर रहना। हाँ। अब आप मुकेश अंबानी जी थोड़ी बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो तो बैठ के बिजनेस बना रहे हैं ना कि भाई ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। वो थोड़ी बैठ के चलो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं। और अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इतना ही ल्यूक्रेटिव था तो वो धंधा क्यों कर रहे होते? वो भी तो बैठ के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे होते। तो इतना बड़ा आदमी तो मेहनत कर रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं बैठा बैठा कमरे में करोड़ों रुपए बनाऊं, ये तो नहीं होता ना। बिल्कुल, है ना। तो वो कहते हैं ना जैसे लॉटरी भी गरीबों के यहाँ ज्यादा बिकती है, तो जो गरीब माइंडसेट होता है ना वो लॉटरी पे डिपेंड करता है कि मेरे को कुछ ना करना पड़े, मैं ट्रेडिंग को भी लॉटरी की तरह देखते, कुछ बटन दबाऊं तो मेरे पैसे 10 गुना हो जाए। नहीं होगा। जाहिर तौर पर अब मुझे लगता है कि सब कुछ हमने कवर कर लिया है अप्रॉक्स तो, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि हम सब कुछ लगभग कवर करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, ट्रेडिंग है, या फिर हमारे जेंजी, या वो फॉर्मूला क्या हो सकता है कि लोग एटलीस्ट आज से या जब भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तभी से उनको ये पता हो कि सेविंग्स कैसे करनी है और इन्वेस्टमेंट इन लोगों को कहाँ पर करनी है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों के निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।